All right. So today we are going to start with electric flux, which is more or less the last topic of this chapter, more or less. There is one more topic which we want to see, but not in details. So electric flux is the last topic. राइट, तो पहले देख लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब सिर्फ इतना होता है, इफ यू रिमेंबर, जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज बता रहा था, आई टोल्ड यू लाइन्स आर क्राउडेड नियर टू द चार्ज एंड दे आर वाइडली स्प्रेड फार अवे फ्रॉम द चार्ज। और हमने ये भी बोला था दैट द नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू एरिया थ्रू अ यूनिट एरिया गिव्स यू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैंने 2 पॉइंट भी लिए थे, मैंने बोला था पी पॉइंट पे एक एरिया ले लो, इस पी पॉइंट में, इस पी पॉइंट से जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस एरिया को, कौन सा एरिया, ये एरिया एस, जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस एरिया से परपेंडिकुलरली पास होंगे, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग दिस एरिया नॉर्मली, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। देन अगर आप चार्ज के पास में एक एरिया रख रहे हो, तो near to the charge there will be more lines passing perpendicularly or normally through the area, so electric intensity at that point is more। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब यही होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब the number of lines of force passing through a area, through a given area, normally to it, that is defined as electric flux। So the number of electric lines of forces passing through a given area normally is called as flux, right। तो let's say हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ओके, these are electric field lines, let's assume। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन is something like this, so this is the direction of electric field, okay। Then let me take an area, मैं एक एरिया ले लेता हूं, and that area is a small area ds। थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, दिस इज दैट एरिया ds, या तो आप ऐसा भी ले सकते हो इफ यू वांट, इफ यू वांट आप ऐसा भी एरिया ले सकते हो, इफ यू वांट आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रोटेट कर लो, दैट्स बेटर थिंग टू डू। क्यों बेटर, यू विल नो इन अ while, okay। So now I'll take a area over here, let this area is ds। मान लेते हैं ये एरिया ds है, ds एरिया पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मतलब राइट, दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट, मतलब दिस पर्टिकुलर रेड लाइन गिव्स यू ds bar। so we are treating area, direction of the area मतलब vector quantity, so in a way you can say that we are treating area as vector, in a way you can say that, okay। so this gives you ds। अच्छे से समझ लो, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds रख दिया,
एरिया एलिमेंट ds में और इलेक्ट्रिक फील्ड E में एंगल है थीटा, राइट। बाय डेफिनेशन, एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, if it is possible, doesn't look like। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा just to make you understand things in a better way। Oh, all right, that is good। Now it is fine, this is ds bar, this is E bar over here। The angle between electric field and area element is theta। Okay, by definition of electric flux, by definition of electric flux is the number of lines passing through a area normally। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को नॉर्मल है नहीं, मतलब परपेंडिकुलर है नहीं, तो हमको देखना होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसलिए वेक्टर्स होते हैं काम की। तो आप क्या करते हो, आप E से ds बार वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, मतलब ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन ऑफ E बार ऑन ds बार इज नथिंग बट लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। इसका मतलब आप ऑलरेडी जानते हो दैट दिस कंपोनेंट इज E cos थीटा। अगर आपको वेक्टर्स याद है तो मैंने ऑलरेडी बताया था, और वैसे भी नहीं भी याद है तो ये थीटा को एडजेसेंट है, मतलब ये कॉस कंपोनेंट होगा, राइट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया ds, E cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया इटसेल्फ। थोड़ा लॉजिकली सोचो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब हमारे पास एक गिवन एरिया है, उस गिवन एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ds की डायरेक्शन सेम होती तो हम क्या लिखते, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया ds, E मल्टीप्लाइड बाय ds, है ना। How many number of lines of electric field are passing through area ds, E into ds, सिंपल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मल्टीप्लाइड बाय एरिया, राइट। पर क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा है इन द डायरेक्शन ऑफ ds, बिकॉज बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the number of lines of forces passing through a given area normally, मतलब this is flux, और flux को डिफाइन करते हो phi से। बट यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं that the area element is small, मतलब small amount of flux d phi is passing through small element, मतलब d phi is equal to E ds cos theta, मतलब this is E bar dot ds bar, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ E बार एंड ds बार, ओके। अब अगर मेरे पास एक स्पीयर है, राइट, एंड देन यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग लाइक दिस, मैं इस स्पीयर पे एक स्मॉल एरिया ds लेता हूं, और ये एरिया का डायरेक्शन है ds, ये E का डायरेक्शन है, दोनों में एंगल थीटा है। सो दिस कंपोनेंट ओवर हियर इन द ब्लू is E cos theta। So E cos theta is the perpendicular component to the surface area। तो E ds cos theta मतलब E bar dot ds bar will give me flux which is passing only through this area, small area ds, right। अगर मुझे पूरे स्पीयर में से कितना फ्लक्स है, मतलब पूरे स्पीयर में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस
पास हो रहे हैं नॉर्मली, अगर वो करना है तो हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स फाई इज इंटीग्रेशन ओवर ऑल द ds d फाई। मतलब हमने क्या किया है, हमने इस पूरे स्पीयर को छोटे छोटे ds से बना हुआ है ऐसा अज्यूम किया है, और हर एक ds में से लाइंस पास हो रहे हैं लाइक दिस, और हमको चाहिए टोटल फ्लक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ds से कितना फ्लक्स, दूसरे से कितना फ्लक्स, तीसरे से कितना फ्लक्स, चौथे से कितना फ्लक्स, सबको ऐड करते जाएंगे, मतलब इंटीग्रेट करते जाओगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, राइट। ओके, तो इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार ऐसा आएगा, दिस इज नथिंग बट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस। लेकिन ये जो सरफेस है ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड है, स्फीयर इज क्लोज्ड, तो इसलिए हम लिखते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस ई बार डॉट डी एस बार। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझा तो अगला लॉ नहीं समझेगा। मैं वापस समझा देता हूँ, राइट फ्रॉम स्क्रैच, आई विल टेल यू एवरीथिंग राइट फ्रॉम स्क्रैच, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे अब। So let me just copy this. No, let us keep it here. The idea is very simple. Idea ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज ई बार। हमारे पास एक सरफेस एलिमेंट है, स्मॉल सरफेस एलिमेंट जो ऐसा है। अब सरफेस एलिमेंट ds का डायरेक्शन निकालना है, तो सरफेस एलिमेंट ds पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये हो गया ds। ओके, दोनों में एंगल है थीटा। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is nothing but the number of lines passing through a given element, area element normally to it। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितने इलेक्ट्रिक लाइंस एक गिवन एरिया में से नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो ई बार है ये नॉर्मल नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ई बार से ds बार पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देन ये जो कंपोनेंट आया आपका, ये कंपोनेंट, this is e cos theta component and e cos theta component is perpendicular to ds। अब ऐसा एक ही लाइन नहीं आएगा, there are more electric fields, so there are more electric field lines, और भी electric field lines होंगे। तो for all electric field lines you will have e cos theta component which is passing through ds perpendicular to ds। मतलब by definition of electric flux through small area ds, that is given by d phi। तो d phi मतलब small flux through a small area ds is equal to e cos theta ds। So by definition it is e bar dot ds bar, right। but मेरे पास अगर ये जो ds एलिमेंट मैंने लिया है, the ds element that we are showing here, let's assume this ds element is a part of a big sphere। ये एक बहुत बड़े स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर हमको देखना है कि टोटल इस स्पीयर में से कितना फ्लक्स है, तो हम लोग पूरे स्पीयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट का एरिया है ds और हर एक का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एलिमेंट, राइट। मतलब टोटल फ्लक्स फाई विल बी इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द स्पीयर विल बी इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्मॉल फ्लक्सेस, मतलब इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। बट स्पीयर क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है, तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस,
तो इंटीग्रेशन के साइन पे एक सर्कल ड्रॉ करना, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड surface. This is what it means. Okay, so the idea is very clear, simple. Then the thing is, I will tell you in a simple language. Okay, ऐसा है कि बारिश हो रही है, हाँ. So let's assume these are droplets and droplets are coming along a straight line, right? हमको देखना है कि एक गिवन एरिया में से, ये गिवन एरिया है, इसमें से कितने लाइंस दे आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, करेक्ट? तो ये जो बरसात हो रही है, दिस इज ई वेक्टर. ये जो आपने प्लेट लेके रखा था हाथ में देखने के लिए कितना पास हो रहा है, दैट इज ds. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ds? e into ds. सिंपल है, जितने लाइंस होंगे मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया होगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ds, राइट? नॉर्मली, नॉर्मल है क्या? 90 डिग्री एंगल पे है क्या? ये 90 डिग्री पे है, राइट? गुड. बट लेट्स से दैट ये जो एरिया मैंने लिया है, ये एरिया को मैं ऐसा पकड़ रहा हूं अब. सो आई एम कीपिंग दिस एरिया एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया एरिया ds को नॉर्मल. ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? लेट्स से ये एंगल है थीटा. हमको ये देखना है हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग नॉर्मली टू द गिवन सरफेस. तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये कंपोनेंट यहाँ पे, द वन इन येलो, ये कंपोनेंट देख लो, क्योंकि यही येलो कंपोनेंट जो है, दैट कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, मतलब परपेंडिकुलर टू एरिया. जो येलो कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज नथिंग बट e cos थीटा ds. अब सिर्फ इसका नहीं, ये दूसरा भी होगा, उसका भी ऐसा परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखा जाएगा. तो अगर अब मैंने पूछा हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस, अब आप बोलोगे e cos थीटा ds, पर इसको फ्लक्स बोलते हैं. दैट्स इट. d5 क्यों लिखा? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, क्योंकि एरिया जो था वो स्मॉल था, और e cos थीटा ds बाय डेफिनेशन इज e बार डॉट ds बार, क्योंकि e भी वेक्टर और नॉर्मल टू द सरफेस भी वेक्टर. दिस इज फ्लक्स. ओके, अब मैंने अगर बोला कि ये जो एरिया एलिमेंट ds है, ये एक बड़े स्पीयर का एक छोटा सा एरिया है, तो पूरे स्पीयर में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली पास हो रहे हैं? हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू अ स्पीयर नॉर्मली? फिर आप बोलोगे हमने इस पूरे स्पीयर को तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था. ईच एरिया वाज ds 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 ds, सब के सब ds, जितने भी इस स्पीयर पे ds सबको ऐड करूंगा मतलब इंटीग्रेट करूंगा, मतलब टोटल फ्लक्स phi will be integration over all the fluxes through small area ds, right? और आप किस पे इंटीग्रेट कर रहे हो? क्लोज्ड सरफेस पे. क्यों? क्योंकि स्पीयर क्लोज्ड है, इसलिए इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस. तो इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल साइन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड सरफेस. And d5 is e bar dot ds bar. So this is the total flux passing through a given surface, and the surface in this case is a sphere, right? So if still you have doubt, please raise hand. मैं वापस रिपीट करूंगा as many times as you want. So let's write this thing down in the form of notes. Just a minute.
Okay. This is pretty simple concept और ये आगे जाके आपको मैग्नेटिक फील्ड्स में भी लगेगा, 12th में भी लगने वाला है. द आइडिया इज सिंपल. सो let's define it in a simple way. Let's say electric, what happened? Okay, electric flux is defined as the total number of lines passing through a given area element normal to it, right? Or normally, simply normally, right? Easy hai. Let us say let, why is this thing happening? Let the angle between, वापिस यही हो रहा है. Let the angle between the electric field E bar, वो मैं लिख दूंगा E bar, and ds bar and area vector ds bar को भी मैं लिख दूंगा. So electric field E bar and area vector ds bar be theta. Then by definition the electric flux through area ds is given by, okay, so E bar ds bar theta, and electric flux by definition is d phi is equal to E into perpendicular component of E bar, या फिर ऐसा लिख सकता हूं मैं, I can write down perpendicular component of E bar in the direction of ds bar. Okay, so perpendicular component of E bar, or simply component of E bar in the direction of ds bar into area, मतलब d phi is equal to E cos theta into ds. Therefore d phi is equal to E bar dot ds bar. This is by definition. Therefore total flux through the entire surface S bar, of which ds bar is a small element. मतलब ds bar ये जिस सरफेस का स्मॉल एलिमेंट होगा उसमें से कितना फ्लक्स है. So total flux through entire surface, let us say just S, of which ds is a small element,
is given by total flux phi is integration over all fluxes, which is equal to integration over closed surface S E bar dot ds bar. सिंपल डेफिनेशन है, राइट? तो टोटल फ्लक्स इज जस्ट इंटीग्रेशन, और टोटल फ्लक्स किससे? थ्रू अ बिग सरफेस S of which ds was a element. आप अगर चाहो तो आप इस पे लूप नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, पर नीचे S लिख देना फिर. So you can write down like this also, E bar dot ds bar. This is the definition of flux. Okay, so अगर आपको इतना समझा है, आई होप समझा है, क्योंकि मैंने 3-4 बार रिपीट किया ये, तो आपको समझेगा गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ फॉर दिस ईयर is just in the form of a statement. ओके, तो गॉस लॉ आपको इस साल के लिए सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है. यू डोंट हैव टू डिराइव इट, और वो डेरिवेशन हम नहीं करने वाले. इट इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट फॉर दिस ईयर. ओके, सो and actually it is really important, so at least I will introduce the concept properly, very properly, because it is important. So give me a minute. Let's say Gauss law. Okay, so let's see what is Gauss law. आपको याद होगा कि अब तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फोर्स फाइंड किया, पोटेंशियल हमने फाइंड किया ऑफ चार्ज, तो हमेशा मैं बोलता रहा पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, हमेशा पॉइंट चार्ज की बात होती थी, राइट? मतलब जो आपने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर चार्ज वैक्यूम में है तो, Q बाय आर स्क्वायर बार, तो कैप F बार इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R21 कैप. ओके, सम वेक्टर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ठीक है, ओके. तो द आइडिया इज, या फिर पोटेंशियल भी डिफाइन किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R. ओके, सो द आइडिया इज, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखे थे, जिनको मैं डिलीट कर रहा हूं, ये सारे के सारे पॉइंट चार्जेस के लिए है. मतलब ऑल द चार्ज इज इन अ सिंगल पॉइंट, इसलिए फिर इट इज इजी फॉर अस टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स और पोटेंशियल, क्योंकि आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर, है ना? चार्ज Q था, हम एक P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, और उस P पॉइंट का Q चार्ज से डिस्टेंस है R, ऐसा आप बोलते हो, राइट? करेक्ट. मतलब जो कुछ अब तक सीखा है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. बट अज्यूम मेरे पास अब एक कंडक्टर है, लाइक अ बॉल, और उस बॉल पे मैं एक टोटल पॉजिटिव चार्ज Q डाल रहा हूं, Q. What is the electric field due to this particular charge Q at point P, which is at a distance of, यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन मार्क, at a distance of what? At a distance of what? कहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस? पॉइंट चार्ज तो इजी था ना, पॉइंट चार्ज के लिए पॉइंट में चार्ज था, तो उस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर लिया हम लोगों ने. यहाँ पे कहां से मेजर करें? यहां से मेजर करें, इस पॉइंट से मेजर करें, सेंटर से मेजर करें, कहां से मेजर करें? सो दैट इज द क्वेश्चन हियर, राइट?
तो व्हाट वी से इन दिस केस, हम बोलते हैं कि आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया था P, मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इस P पॉइंट और जो कंडक्टर का जो सेंटर होगा, कंडक्टर के सेंटर से P पॉइंट तक जो एक डिस्टेंस है, let us say that distance is r, small r, small r, small r, small r, मैं बार बार small r बोल रहा हूँ, इसका मतलब there is a big R also. तो capital R is always the radius of conductor by default. तो कैपिटल R जिस पे चार्ज है उसका रेडियस लेते हैं, और जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका हम लोग लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एज स्मॉल r, और कीपिंग दिस स्मॉल r एज रेडियस वी ड्रॉ अ इमेजिनरी सरफेस। ओके, तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उस पॉइंट P का कंडक्टर के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको स्मॉल r बोलेंगे। Assuming this small r to be radius, we draw a imaginary sphere. यहाँ पे हमने इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है, और इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे स्पीयर है। ये स्पीयर क्यों है? क्योंकि कंडक्टर जिस पे चार्ज था वो भी स्पीयर है। ओके, तो अगर कंडक्टर मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होता, इस पे चार्ज है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसके रेडियस को कैपिटल R बोलूंगा, और मुझे P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इस पॉइंट से P पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसका रेडियस स्मॉल r हो गया। ये स्मॉल r यूज करके मैं एक सिलेंडर बना लूंगा, मतलब मुझे सिर्फ एक सरफेस चाहिए, और उस इमेजिनरी सरफेस का शेप कंडक्टर के शेप जैसा ही होना चाहिए, और उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस है। रिमेंबर, गॉसियन सरफेस जो है वो इमेजिनरी सरफेस है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस है तो इसको गॉसियन स्फीयर भी बोलते हैं। राइट, अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि गॉस लॉ का स्टेटमेंट हमको ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, थ्रू द गॉसियन सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं इस सरफेस को S नाम देता हूं, थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, फ्लक्स फाई, व्हाट इज फ्लक्स फाई? E bar dot ds bar. This electric flux through Gaussian surface is equal to charge enclosed या फिर चार्ज इनसाइड द सरफेस। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस, डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन 0 if the charge is kept in vacuum। राइट, इजी है। तो दिस इज गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन 0। फिर आप ये इंटीग्रल सॉल्व करके इस चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। I will repeat everything. I will repeat everything. ध्यान देना, easy topic है। See, the idea is, हमने अब तक सीखा एक चार्ज Q, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square। बट अगर मेरे पास चार्ज पॉइंट में नहीं है, मेरे पास एक स्पीयर है और इस स्पीयर के ऊपर टोटल चार्ज प्लस Q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ हमको ये बताता है कि जिस शेप का कंडक्टर है उसी शेप का एक इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ कर लो कंडक्टर के बाहर। इस स्पीयर
का रेडियस मान लो स्मॉल r और कंडक्टर का रेडियस मान लो कैपिटल R। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इस स्पीयर में से जो फ्लक्स होगा, और फ्लक्स हमने निकाला है फाई, दैट इज इक्वल टू E bar dot ds bar integration. So this electric flux is equal to charge enclosed or charge inside अपॉन इप्सिलॉन जीरो। फिर हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर भी मिल जाएगा। सिंपल सिंपल सिंपल, राइट? बस इतना ही है। और इस साल के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ स्टेटमेंट ही है। यू डोंट हैव टू डू anything else apart from statement. Of course, I will be taking numericals on this, right? So we will just define what is Gauss law, and that will end of electrostatics. Theoretically end, okay? Numericals ना बाकी है थोड़े से। So let's say statement। और कुछ बाकी होगा तो I will look into it. I don't think there is something remaining, but if still it is there, I'll just look into it. Statement: the flux of the net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon zero। तो अभी epsilon zero क्या है हम लिख लेंगे, divided by epsilon zero। Therefore flux phi is equal to integration E bar dot ds bar over a surface S, which is equal to charge enclosed upon epsilon zero, okay, where charge enclosed is equal to total charge inside the Gaussian surface, total charge inside the Gaussian surface. Okay, so that is theoretically end of electrostatics. Easy hai. We will go ahead with solving just one example. We will stop early today. Then we will do JEE class at 6, of course, but we'll stop little early today. 10.8. A charge of 5 coulomb is kept at the center of a sphere of radius 1 meter. तो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 1 मीटर, उसके सेंटर पे एक 5 कूलम का चार्ज रखा है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर? इजी है, गिवन। व्हाट इज गिवन? चार्ज 5 कूलम, ओके, राइट, that is charge enclosed, okay, then radius of sphere कितना? 1 मीटर। हाँ, फाइंड करना है आपको फर्स्ट फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स if r is doubled,
बोला है क्वेश्चन में, हाउ दिस वैल्यू विल चेंज इफ आर इज डबल्ड। फॉर्मूला इजी है, वी ऑलरेडी नो flux through a surface phi is equal to integration E bar dot ds bar equal to charge enclosed upon epsilon 0। हमको तो ये पता ही है। ओके, तो you just have to find out this particular thing। Pretty simple। How do you find out this? There are two ways। एक तो चार्ज एनक्लोज दिया है 5 कूलम का, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो जस्ट पुट दोस टू वैल्यूज एंड सॉल्व, डन। या तो फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करते बैठो, नहीं करना तो और एक तरीका है, आई कैन मेक इट सिंपल। यू कैन से phi इज आल्सो E bar डॉट S bar, क्योंकि S bar हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग S bar? हमको पता है ना व्हाट इज सरफेस ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पता है, हम कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, तो आई राइट डाउन फ्रॉम हियर, एफ इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार विच इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। मैं एस बार लिख देता हूं, ई बार डॉट एस बार, क्योंकि टोटल सरफेस है इसलिए मैं एस ले रहा हूं, स्मॉल एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। ई एस कॉस थीटा, ई ई हाउ डू यू फाइंड आउट ई? आप एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r कैसे निकालते हो? 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर। q पता है, r पता है, यस। s सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर। cos ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन। तुम याद रखना पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, हमेशा अवे होता है। दूसरा, ds या फिर s परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो मैं अगर परपेंडिकुलर टू सरफेस भी ड्रॉ करता हूं तो वो भी तो e की डायरेक्शन में है, मतलब एंगल दोनों में 0 है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। कैंसल 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 कैंसल, राइट। आगे का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, मैंने आपको यही तो बताया था, मैंने बोला था phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। चार्ज एनक्लोज्ड तो क्यू ही तो है, फिर वो फिर आ गया हमारा वही आंसर है क्या, ये क्यू बाय एप्सिलॉन 0 कॉस 0 की वैल्यू 1। तो डायरेक्ट लिखो या इनडायरेक्ट लिखो, आंसर तो आपका वही आने वाला है। गुड, ओके, फाइन। तो प्रॉब्लम सिर्फ कहां आएगी मैं बताता हूं आपको। तो आई विल स्टिक टू what I have taught you। Charge enclosed upon epsilon 0 which is q by epsilon 0। तो flux is nothing but q by epsilon 0। अगर आपको epsilon 0 की वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फाइंड करो। कैसे करोगे? बट E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन, इससे भी निकाल सकते हो, दिस वन वे आउट, वो भी कर सकते हो, वो मैं नहीं करना चाहता। So better is that I give you value of epsilon 0। You should know value of epsilon 0 is around 8.85 into 10 power minus 12 around। Let me verify। Okay, so this Q value is 5 coulomb upon 8.85 into 10 power minus 12। इसको आप solve करो, whatever value you get is going to be the correct value of flux। So let me do it for you। 5 by 8.85। Okay, so it is turning out to be 5
0.5649 इंटू 10 पावर 12 आ जाएगा ये, तो 5.649 इंटू 10 पावर 11, खत्म। बाय द वे यूनिट्स इजी है, यूनिट्स इजी है, इजी। ओके, सो इट्स वोल्ट मीटर। कैसे आया? ई बार डी एस बार। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, है ना, मतलब वोल्ट पर मीटर। ई का वोल्ट पर मीटर था, याद रखना। एरिया का मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसल, मतलब वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। हमने लिखा नहीं, लिखना चाहिए था नोट्स में, सो लिख देते हैं। SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, राइट। तो से कितना इजी क्वेश्चन हो गया ना आफ्टर नोइंग कूलम्स लॉ। नथिंग। अब रेडियस डबल कर दिया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड इज स्टिल सेम। इफ radius is doubled, there is no change in the flux, since charge enclosed Q is still the same. Easy. तो that is it. इतना ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। Nothing at all over here, right? Okay.